हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमसीक्यूज से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें रेगुलर बेसिस पे हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, और ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। फॉर द फर्स्ट there are 3 candidates, for the second there are 4 candidates, and for the third there are 2 candidates. What are the chances of his getting at least 1 post? आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट को तीनों पोस्ट के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया, और हर एक पोस्ट में बता रहा है कि पहली पोस्ट में 3 कैंडिडेट है, सेकेंड पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट है, और थर्ड पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कम से कम एक पोस्ट में सेलेक्ट होने के, क्योंकि इनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया था, अब पोस्ट के लिए सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है, कम से कम एक। अब अगर हम फर्स्ट पोस्ट की बात करें, सिंपली फर्स्ट पोस्ट में अगर 3 कैंडिडेट हैं तो सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3 होंगे, और ना सेलेक्ट होने के चांसेस 2/3। वैसे सेकेंड पोस्ट की बात करें, क्योंकि 4 कैंडिडेट है तो सेलेक्ट होने के चांसेस 1/4, ना सेलेक्ट होने के चांसेस 3/4। एंड ऐसे अगर थर्ड पोस्ट के लिए बात करें तो हाफ सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं तो 1/2 सेलेक्ट होने के चांसेस हो गए, और 1/2 ना सेलेक्ट होने के चांसेस। अब क्योंकि क्वेश्चन में देखो हमसे जो पूछ रहा है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट। अब क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 1 पोस्ट कह रहा है ना, चाहे तो ये मानो कि एक में सेलेक्ट हो रहा है, या दोनों में सेलेक्ट हो रहा है, या तीनों में सेलेक्ट हो रहा है, या इससे बेटर है कि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट candidate is not selected for any post। अब देखो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि उसकी क्या चांसेस है कम से कम एक पोस्ट पे सेलेक्ट होने के, तो हम ये मानेंगे कि चाहे वो एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगा, चाहे वो दोनों के लिए, चाहे वो तीनों के लिए सेलेक्ट होगा, मतलब 1 और मोर देन 1। उससे बेटर है कि आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज नॉट सेलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, कि वो किसी भी एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चन में पूछता है एटलीस्ट 1, तो 1 या 1 से ज़्यादा, या फिर आप उससे सीधे सीधे 1 से कम ले लो। तो जब आप 1 से कम का कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, P0। क्लियर? तो यहाँ सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस, और हम ये मान रहे हैं कि वो किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट पोस्ट के लिए ना सेलेक्ट होने के चांसेस कितने थे, 2/3। सेकेंड पोस्ट के लिए ना सेलेक्ट होने के चांसेस कितने थे, 3/4। और थर्ड पोस्ट के लिए ना सेलेक्ट होने के चांसेस कितने थे, 1/2। ये कट गया, ये सिंपली बचा 1 माइनस 1/4, और हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर आएगा 3/4, कि जो प्रोबेबिलिटी है एक या एक से ज़्यादा पोस्ट पे सेलेक्ट होने की वो है 3/4। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे सॉल्व करवाते हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी हो या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा है, अगर एटलीस्ट पूछा है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो सिंपली अब 1 में से वो पोर्शन माइनस कर दो। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन without the first being replaced. What is the probability of getting 2 kings? अब अगर हम एक पर्टिकुलर पैक ऑफ कार्ड्स की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52, और उसमें से टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं, 4। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इन 4 में से हम 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, और आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है। पहला कार्ड ड्रॉ किया, फिर तुरंत दूसरा कार्ड भी ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली अगर हमारे पास 4 किंग है तो उसमें से हमें कितना सेलेक्ट करना है, 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, उसमें से भी 2 सेलेक्ट करना है। अब देखो कंप्यूटेशन होपफुली सबको सॉल्व करने आता होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या करेंगे, 52 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 दैट इज़ 50 फैक्टोरियल। बस अब आप इसको एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड करने पे यहाँ हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल, फिर ये 50 फैक्टोरियल 2 1, ये कट गया, ये कट जाएगा, 2 1 2 1 कट जाएगा। अब यहाँ बचा 12, और ये बचा 52 मल्टीप्लाई बाय 51, ये हो जाएगा 1 3, और ये हो जाएगा 1 7। सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा इसको फर्दर सॉल्व करके वो आएगा 1
डिवाइडेड बाय 2 to 1, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4। इफ ही फायर्स 7 times, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस इज। अब यहाँ ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सिंपली हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट हिट करने के चांसेस कितने हैं? 1/4। मतलब यहाँ सक्सेस के चांसेस कितने हैं? 1/4। तो नो डाउट फेलियर के चांसेस कितने होंगे? 3/4। आगे कह रहे हैं इफ यू फायर 7 times, तो नंबर हमारे पास कितना है? 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस इज। अब हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी 2, 3, 4 ऐसे लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 तक। तो इससे बेटर क्या है कि इस पोर्शन को 1 से माइनस कर दें। अभी हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए? एटलीस्ट 2, तो 2 या 2 से ज़्यादा। अगर हम 1 से माइनस कर दें, इस तरीके से लिखेंगे कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 2। कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कैलकुलेट करने से बेटर है कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें? 2 से कम की। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। क्लियर? अगर ये पोर्शन हम 1 से माइनस कर दें तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला है वो सिंपली क्या है? फॉर्मूला NCx p⁴x q⁴n-x। मेरे पास सबकी वैल्यूज़ दी हुई है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है। यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस, अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, C0, P कितना आया था? हमने बताया भी था कि 1/4 टारगेट हिट करने के चांसेस है, पावर 0। 3/4 फेलियर के चांसेस है। 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 7 प्लस, अब इसके लिए हो जाएगा 7C1, 1/4 टू द पावर 1, 3/4 टू द पावर 6। अब देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर 7C0 लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी और 1/4 टू द पावर 0 की वैल्यू भी हमेशा 1 होगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 टू द पावर 7 प्लस 7C1 दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सिंपली हमने उसको एक्सपैंड कर दिया। आगे वैल्यू दी हुई है 1/4 टू द पावर 1, 3/4 टू द पावर 6। अब क्या करेंगे ना, 3/4 टू द पावर 6 को आप लोग कॉमन ले लो। 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 3/4 टू द पावर 6 और ब्रैकेट में इसका बचेगा 3/4 प्लस ये कट गया तो यहाँ से बचेगा 7/4। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5/2, क्योंकि 10/4 आ रहा था तो उसको हमने कट किया तो वैल्यू आ गई 5/2। अब देखो यही हमारे पास ऑप्शन में दिया भी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, if 5% of the electric bulbs manufactured by a company are defective, use Poisson distribution to find the probability that in a sample of 100 bulbs, 5 bulbs will be defective। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सिंपली किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास जो सक्सेस दिया हुआ है कि 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो बनेंगे वो डिफेक्टिव होंगे, तो 5/100। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सक्सेस के चांसेस है 0.05 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 100। क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है m, तो उसको कैसे निकालेंगे? NP, यही होता है इसका फॉर्मूला। n दिया हुआ है 100 और p दिया हुआ है 0.05। तो हमारे पास जो एक पैरामीटर है m, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। तो यहाँ हम लोग सिंपली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि x कितना दिया हुआ है? 5 बल्ब्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला है। e टू द पावर माइनस m हमने कितना कैलकुलेट किया? 5 कैलकुलेट करके भी दिखाया था। 5 टू द पावर x भी क्या है? 5 ही है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल।
अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपके पास एग्जाम में भी हमेशा e⁻⁻5 की वैल्यू दी रहेगी। क्लियर? तो वैल्यू फाइनल कितनी हो जाएगी? 0.007 मल्टीप्लाई बाय 5⁵ डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल दिया हुआ था। बस अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड ही होता है। न्यूमरेटर को सॉल्व करके वैल्यू आएगी 21.875 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करके वैल्यू आएगी 120। एंड फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.18229, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.1823। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, in a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays, 53 Tuesdays and 53 Thursdays is simple है। non-leap year की बात करें तो इसमें ओवरऑल 365 डेज होते हैं। अब अगर हम ओवरऑल एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो 52 वीक्स होता है और हर एक हफ्ते में 7 दिन होगा। तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी 364 डेज़ की। अब बचा हमारे पास एक दिन, तो ये एक दिन तो कुछ भी हो सकता है ना, आइदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हर एक, चाहे 53 संडे हो, 53 ट्यूसडे हो या 53 थर्सडे हो, उसके आने के चांसेस कितने होंगे? 1/7। ये हो जाएगा 1/7। 53 ट्यूसडे आने के चांसेस भी 1/7 और 53 थर्सडे आने के भी चांसेस 1/7। और क्योंकि और बोला, हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी में और मतलब सिंपली हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/7। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, examine the validity of the following. Mean and standard deviation of a binomial distribution are 10 and 4 respectively. अब अगर हम लोग binomial distribution की बात करें तो मीन कह रहा है दैट इज NP कह रहा है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वेरिएंस होता है NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? √NPQ इज इक्वल टू 4 और हम कह सकते हैं कि NPQ इज इक्वल टू 16। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ पे हमने ये बताया भी है, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो P + Q आता है ना, ये हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, बट क्या उससे ज़्यादा हो सकता है? नहीं। एंड एक और इसकी प्रॉपर्टी थी कि जो वेरिएंस होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, किससे? मीन से। बट यहाँ देखो क्वेश्चन में जो हमारे पास मीन है वो है 10 एंड वेरिएंस 16 है, तो यहाँ हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा है कंपैरेटिवली मीन से। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मतलब एज पर प्रॉपर्टी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये वैलिड वैल्यूज नहीं दिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए, नॉट वैलिड। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन वेरिएट x, probability of x is equal to 1 is equal to probability of x is equal to 2. What is the mean of x? सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीन की बात किया है और क्योंकि एक ही पैरामीटर होता है तो मीन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे m हो जाएगा। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे e⁻⁻m m⁻1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e⁻⁻m m⁻2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब जो जो वैल्यूज़ कट रही हैं काट दी हमने, यहाँ m का पावर कट जाएगा और ये 2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। हमसे मीन फाइंड आउट करने बोला था और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है, दैट इज m, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, 30 balls are serially numbered and placed in bag. Find chance that the first ball drawn is a multiple of 3 or 5. क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर बैग में हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं? 30 बॉल्स हैं। तो जब 30 बॉल्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? मतलब मैक्सिमम कितना आउटकम्स हो सकता है? 30 हो सकता है। इसमें तो आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड चांस दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। चाहे तो 3 का मल्टीपल होगा, चाहे 5 का मल्टीपल होगा। अगर मान लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आ सकता है? आइदर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। क्यों? क्योंकि हमारे पास 30 बॉल्स हैं। और अगर हम कहें कि मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास बॉल ही कितनी है? 30 है। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा?
अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो बॉल हम ड्रॉ करें आइदर वो मल्टीपल हो 3 या मल्टीपल ऑफ 5, तो और लिखा है तो नो डाउट हमें ऐड करना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें कैलकुलेट करना है। बट उसके पहले एक पॉइंट देखो कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। एक तो 15 कॉमन है और एक 30 कॉमन है। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे 10 द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब आइदर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 3 कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऐसे आउटकम्स है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है और 6 ऐसे आउटकम्स है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। बट 2 कॉमन है, तो उन दोनों कॉमन को हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। रीजन बीइंग हमें आइदर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेना था और मल्टीपल ऑफ 5 लेना था, तो उसमें कॉमन भी तो है 2, तो हमने क्या किया कि उसको डिलीट कर दिया। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। क्लियर? अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो है 14 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? 30। तो उसको सॉल्व करके फर्दर आंसर कितना आ जाएगा? 7/15, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। और बस इतना याद रखना कि अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी में और मेंशन है तो और मतलब क्या हो गया? एडिशन। क्लियर? नेक्स्ट, for a normal distribution, the first and third quartile are given to be 37 and 49. The mode of the distribution is, mode calculate करने बोला। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना कि मीन, मीडियन, मोड सब इक्वल होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्योंकि मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, तो यही मीडियन भी होगा, यही मोड भी होगा। अब अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल है तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या थी? म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू दी है 37। एंड क्वार्टाइल 3 की वैल्यू कितनी दी है? दैट इज म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 49। ये कट हो गया, ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 86 और फर्दर म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 43। अगर म्यू दैट इज मीन 43 है तो यही मीडियन भी है और यही मोड भी है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 43। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इन अ ट्रायल इज 3:1। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के फेवर में कितना है? 3/4, तो नो डाउट अगेंस्ट कितना होगा? 1/4। इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज, इवेंट ए ना होने के चांसेस कितने हैं? 1/4। और क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल है, तो तीनों ही केसेस में कितना होगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो दैट इज करेक्ट आंसर आएगा ए 1/64। क्लियर? क्वेश्चन में सिंपली ये चीज़ बोला था कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए होने के चांसेस 3/4 है तो ना होने के चांसेस 1/4 होंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमने तीनों इंडिपेंडेंट ट्रायल लिया तो तीनों ही केसेस में इवेंट ए ना आने के चांसेस कितने होंगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्लियर? ये ओवरऑल 10 MCQ से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।